नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे म्यांमार का गृह युद्ध, सिविल वॉर ऑफ म्यांमार। आज हम म्यांमार का जो गृह युद्ध है उसी पर चर्चा करेंगे, जो 2021 फरवरी 2021 से बदस्तूर जारी है। और म्यांमार, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है, जो भारत के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही साथ इम्पोर्टेंट होने के साथ ही साथ आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अपने एक छोटे पड़ोसी म्यांमार, जिसे हम कहते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। और म्यांमार जो कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, और भारत शासन अधिनियम 1935 में म्यांमार को ब्रिटिश भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया, और 1 अप्रैल 1937 को उसे ब्रिटिश भारत से पृथक किया गया। तो उसी म्यांमार पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि म्यांमार की लोकेशन क्या है, वो भारत के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसकी लोकेशन क्या है। तो सर्वप्रथम हम उसे ही देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो ये जो है, ये यहां पर हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर यहां हमारा नागालैंड है, फिर आपका ये मणिपुर है, फिर ये आपका हमारा मिजोरम है। ये हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहीं से पूरा लगा हुआ ये म्यांमार है। उसके बाद ये पूरा, जैसा कि आप जानते हैं, यहां से ये चीन का बॉर्डर है ऐसे, फिर उसके बाद इधर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिर इधर ये थाईलैंड वगैरह है, फिर आगे ये इंडोनेशिया वगैरह है। तो देखिए, ये जो म्यांमार है, ये भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, जो उत्तर पूर्व का बॉर्डर है, उससे लगा हुआ म्यांमार है। और म्यांमार की जो सीमा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों को टच करती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी और समृद्धि, ये दोनों के दोनों म्यांमार की सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं, अंतः संबंधित हैं। क्योंकि अगर म्यांमार में समस्या रहेगी, हिंसा होगी, सिविल वार होगा, तो उससे कहीं ना कहीं हम, और विशेष रूप से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वो प्रभावित होगा। ये हमारे लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसी म्यांमार पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो म्यांमार है, म्यांमार में सिविल वार क्यों चल रहा है, जो 2021 से प्रारंभ होकर के आज तक चल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, इस सिविल वार में शामिल जो समूह हैं, जो संगठन है, वो कौन कौन से हैं। तो इन तमाम सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो म्यांमार का सिविल वार है मित्रों, ये वास्तव में अपने आप में देखिए कि बड़े लंबे समय से चल रहा है, और आज तक वहां उसी प्रकार से सिविल वार चल रहा है। और पिछले अक्टूबर में अभी इसमें तीव्रता आई है, ये और बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। तो ये जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है म्यांमार हमारे लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी है, और जिसे अब भारत सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में बढ़ा रही है, तो इन तमाम सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो म्यांमार की लोकेशन है, जो म्यांमार का इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए स्वतः सिद्ध हो जाता है कि म्यांमार हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जो म्यांमार का जो सिविल वार है, म्यांमार का जो सिविल वार है वो शुरू होता है
फरवरी 2021 से। तो म्यांमार के सिविल वार पर हम आए उससे पहले हम ये देखेंगे कि सिविल वार हम कहते किसे हैं, सिविल वार का आशय क्या होता है, गृह युद्ध का आशय क्या होता है। तो जहां तक सिविल वार की बात है, गृह युद्ध, देखिए गृह युद्ध सिविल वार एक ऐसा वार होता है जिसमें किसी भी देश के विभिन्न संगठनों के बीच एक सशस्त्र संघर्ष होता है जो काफी लंबे समय से चलता है, काफी लंबे समय तक चलता रहता है। और ये जो विभिन्न समूह होते हैं जो जिनके बीच ये टकराव चल रहा होता है, तो इसमें प्रत्येक समूह उस देश की सत्ता पर या उस देश के किसी एक विशेष क्षेत्र पर या उस देश के संसाधन पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, अपनी पकड़ स्थापित करना चाहता है। हर ग्रुप, हर समूह, हर संगठित समूह इसी में इंडल्ज होता है। वो चाहता है कि इस देश की सत्ता पर हम काबिज हों या हमारा प्रभुत्व हो, दूसरा संगठन ये चाहता है कि हमारा प्रभुत्व हो। तो हमारे कहने का आशय ये है कि सिविल वार किसी देश की सीमा के भीतर चल रहा विभिन्न संगठनों के बीच एक ऐसा सशस्त्र संघर्ष होता है जिस संघर्ष में ये विभिन्न समूह उस देश की सत्ता या उस देश के विशेष क्षेत्र या उस देश के संसाधन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो म्यांमार में जो है, जो म्यांमार का सिविल वार है, वो आप देखेंगे कि वास्तव में किस प्रकार से अपने आप में बड़ा रोचक हो गया है। और ये सिविल वार वहां पर जो आर्मी का जो प्रशासन है, जो आर्मी है, उसकी वजह से चल रहा है, क्योंकि उनकी नीयत, उनका जो इंटेंशन है वो किसी भी प्रकार से इन प्रकार देश की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और जो लोकतांत्रिक फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनको बैकफुट पर रखना चाहते हैं और वो सत्ता नहीं सौंपना चाहते हैं। इन्हीं आर्मी प्रशासन का की जो ये महत्वाकांक्षा है, इसीलिए वहां का ये सिविल वार चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो म्यांमार का सिविल वार है उसके क्या कारण है, वो क्यों चल रहा है। तो अब हम उसी पर आते हैं। देखिए म्यांमार में 8 नवंबर 2020 को वहां आम चुनाव होता है। आम चुनाव हुआ और 15 नवंबर 2020 को परिणाम आता है। परिणाम आया और ये जो परिणाम आया तो वो NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पक्ष में आता है। और इसमें जो दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही इस चुनाव में, पहले नंबर पर ये आती है। इनको बड़ी ही मतलब एक जबरदस्त विजय प्राप्त होती है, बड़ी ही थम्बिंग मेजॉरिटी इनको मिलती है। और इसमें जो दूसरे नंबर पर जो दल था वो था USDP अर्थात यूनियन सॉलिडारिटी
एंड डेवलपमेंट पार्टी। और ये जो दल था ये सेना समर्थित दल था। और ये जो है प्रो डेमोक्रेसी दल था, मतलब ये लोकतंत्र का बड़ा पक्षधर था। तो इसमें हुआ क्या कि 8 नवंबर 2020 को चुनाव होता है, 15 नवंबर 2020 को परिणाम आता है। तो परिणाम में हुआ क्या कि ये परिणाम नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पक्ष में आता है, जिसकी नेता आंग सान सूकी हैं। आंग सान सूकी, आंग सान सूकी, आपने इनका नाम सुना होगा। तो इन्हें बड़ा जबरदस्त बहुमत मिलता है, थंबिंग मेजॉरिटी मिलती है। तो जब परिणाम इनके पक्ष में आया तो जो सेकंड नंबर की पार्टी थी, जो सेना समर्थित दल था, या हम कह सकते हैं कि सेना ने ही जिसे बनाया था। और देखिए कि जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी ये म्यांमार में 1988 से कार्य कर रही है। और ये जो दल था यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये 2010 में, ये 2010 में एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसका उदय होता है म्यांमार में। तो जब इनके पक्ष में परिणाम आया तो इस दल ने यह आरोप लगाया कि चूंकि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा त्रुटियां थी सॉरी, इसलिए हम इस परिणाम को नहीं मानते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इसमें हमारा विश्वास नहीं है। अब इनसे आप एक चीज ये पूछिए कि भाई जब चुनाव होने के पहले जो भी वोटर लिस्ट रही होगी वो पूरे देश में प्रकाशित की गई होगी, ये इनके संज्ञान में भी आया होगा, इनके संज्ञान में भी आया होगा। जब चुनाव ये हार गए तो ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, इसलिए हम इस मैंडेट को, इस जनादेश को हम रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। अब आप सोचिए कि अगर यही परिणाम इनके पक्ष में आया होता, इस चुनाव का परिणाम जो 2020 का जनरल इलेक्शन था म्यांमार का, अगर इनके पक्ष में आया होता तब ये ऐसा आरोप न लगाते। क्योंकि भाई इसको आर्मी ने बनाया, या ये कह सकते हैं ये आर्मी की बी टीम थी। तो अगर ये पार्टी सत्ता में आती, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, तो ये सिर्फ एक मुखौटा होता, बाकी पूरा का पूरा काम वहां की जो आर्मी है वो अपने तरीके से करती। अब चूंकि आर्मी भाई डायरेक्ट सत्ता अगर सत्ता पर काबिज होगी तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बेइज्जती होगी, बड़े ही उसको जवाब देने पड़ेंगे। तो उन्होंने, और ये लगेगा कि भाई यहाँ पर तानाशाही है अधिनायकवाद है, तमाम प्रकार की बातें कही जाएंगी। तो आर्मी वालों को ये लगा होगा कि हम एक पार्टी बनाते हैं, वो सत्ता में आएगी तो मुखौटा उनका रहेगा, वो सत्ता पर काबिज होंगे, बाकी काम सारा हम करेंगे। तो इसी उद्देश्य से ये जो पार्टी है आर्मी की तरफ से इसको बनाया गया, मतलब जो आर्मी समर्थक लोग रहे होंगे उनकी तरफ से ये बनाई गई और आर्मी का पूरा सपोर्ट था। अब चूंकि मैंडेट इनके विरोध में जाता है, इसीलिए इन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, और इन्होंने इस परिणाम को रिजेक्ट कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद म्यांमार का जो सैनिक प्रशासन था, जो म्यांमार का सैनिक प्रशासन है, तो उसने यहीं से, अब इसी का फायदा उठा करके उसने यहां से काम करना शुरू किया। और जब ये चुनाव परिणाम आया 15 नवंबर 2020 को, तो 1 फरवरी 2021 को
नई संसद की बैठक बुलाई गई, बैठक होने वाली थी। और 1 फरवरी 2021 को नई संसद की बैठक होने वाली थी और वहां से फिर नई सरकार का गठन होता, फिर आगे सरकार कामकाज शुरू करती। उसके ठीक पहले, इस तिथि के ठीक पहले आर्मी ने इस तिथि के ठीक पहले आर्मी ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक तख्ता पलट के अंतर्गत जो वहां की डेमोक्रेटिक सरकार थी उसकी शक्तियों को सीज करते हुए इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। आर्मी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ता अपने हाथ में ले ली और देश में 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी लगा दी। आपातकाल घोषित कर दिया। इस तिथि के ठीक पहले आर्मी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लोकतांत्रिक सरकार की शक्तियों को सीज किया और देश में 1 वर्ष के लिए स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। और आर्मी के इस कदम के विरोध में जब आर्मी ने यह कदम उठाया तो जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी, तो भाई चूंकि आर्मी ने यह कदम उठाया, स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी, तो वहां के जो काउंसलर हैं आंग सान सू की, उनको और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को और जो प्रो डेमोक्रेसी मतलब कि जो लोकतंत्र के समर्थक लोग रहे हैं और जो बड़े बड़े नेता थे, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद अब पूरी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार की शक्तियां तो उन्होंने सीज कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के जो नेता थे, भाई बड़े बड़े नेता तो गिरफ्तार हो गए, और जो नेता थे उन्होंने, और जो छोटी पार्टियां थी और जो कुछ जाति समूह के जो प्रतिनिधि जीते थे संसद में, उन सब ने मिल करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया और 16 अप्रैल 2021 को एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का गठन किया, यानी एक राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन किया। तो ये जो राष्ट्रीय एकता सरकार है, अब राष्ट्रीय एकता सरकार हम किसे कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय एकता सरकार एक ऐसी मतलब कि व्यापक गठबंधन की सरकार होती है, एक व्यापक मिलीजुली सरकार होती है जिसमें उस देश की व्यवस्थापिका में शामिल जितने भी विचारधारा के राजनीतिक दल होते हैं वो सभी को मिलाकर के, या जो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं उनको मिलाकर के एक सरकार बनाई जाती है। और इस प्रकार की सरकार किसी देश में अस्तित्व में तब आती है जब वह देश या तो युद्ध का सामना कर रहा होता है या अन्य कोई नेशनल मतलब कि वहां पर प्रॉब्लम होती है, कोई नेशनल इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन होती है, तो नेशनल यूनिटी सरकार का गठन होता है। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जब बनी 16 अप्रैल 2021 को, तो इन्हीं का जो एक सैनिक शाखा है, जो सैनिक विंग है या जो आर्म्ड विंग है, जो कि 5 मई 2021 को गठित किया गया, जिसे
पीपल्स डिफेंस फोर्स कहा जाता है। तो ये पीपल डिफेंस फोर्स है, ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का आर्म्ड विंग है, सैन्य शाखा है, सैन्य विंग है, कुछ भी आप कह लीजिए। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा। और इसी के बाद से म्यांमार में सिविल वार प्रारंभ हो जाता है, जो आज तक बदस्तूर जारी है। और पिछले अक्टूबर से इसमें तीव्रता आई है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ी है, और विभिन्न प्रांतों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आर्मी और विभिन्न जाति समूहों के बीच, या जो ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो आर्म्ड विंग है, पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच जो संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से जो यहाँ की समस्या है वो शुरू हुई और अभी तक बदस्तूर जारी है। और आज की सिचुएशन में दुनिया का संभवतः कोई ऐसा देश नहीं है जो यहाँ पर सुलह शांति करा सके, और जो संघर्षरत जो समूह है, जो संघर्षरत पक्ष हैं, इनके बीच हाल फिलहाल अभी कोई सुलह समझौते की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आर्मी ने बड़ा गड़बड़ काम किया। भाई, जब एक निर्वाचित सरकार को स्पष्ट बहुमत, जब एक इलेक्शन होता है, तो वहां पर जब किसी धड़े को, किसी पार्टी को, किसी गठबंधन को जब इतनी थम्बिंग मेजॉरिटी मिल रही है, इतना बिल्कुल क्लियर कट जनादेश मिल रहा है, और ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो भाई सिविल वार तो होना ही है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो म्यांमार का जो सिविल वार है ये किनके बीच चल रहा है, इसमें जो शामिल जो समूह है वो कौन कौन से हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से समूह शामिल हैं जिनके बीच यह गृह युद्ध चल रहा है, कौन कौन से लोग या कौन कौन से समूह इसमें शामिल हैं। देखिए, इसमें 3 समूह शामिल हैं, जिनके बीच ये गृह युद्ध चल रहा है। उसमें एक तरफ बहुत सारे जाति समूह हैं, पीपल्स डिफेंस फोर्स है जो कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का आर्म्ड विंग है, और तीसरा पक्ष जो है म्यांमार आर्मी। देखिए, म्यांमार में भाई हर देश में बहुत सारे जाति समूह होते हैं, तो उसी प्रकार से म्यांमार में बहुत सारे जाति समूह हैं जो इस सिविल वार के एक पक्ष हैं। जैसे अभी उस समय इसमें जो संघर्षरत कुछ जाति समूह वहां पर काम कर रहे हैं, जो इस सिविल वार में एक पक्ष हैं, तो उसमें जैसे अराकान आर्मी है, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी है,
ताआंग नेशनल लिबरेशन इसे ये कुछ जाति समूह हैं। और जो पीपल्स डिफेंस फोर्स है इसका गठन 5 मई 2021 को हुआ, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का आर्म्ड विंग है। और जो ये पीपल्स डिफेंस फोर्स है इसमें जो शामिल लोग हैं वो म्यांमार के युवा और लोकतंत्र समर्थक हैं, उन्हीं से मिलकर के पीपल्स डिफेंस फोर्स बनी है। तो अभी इस समय जो म्यांमार में जो सिविल वार चल रहा है इसमें 3 समूह शामिल हैं। एक तरफ है जातीय समूह, जो म्यांमार में जातीय समूह है वो अपना एक गठबंधन बनाए हुए हैं। और जो पीपल्स डिफेंस फोर्स है ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो आर्म्ड विंग है, जो सैन्य विंग है, जो सैन्य शाखा है वो है। और तीसरा है म्यांमार आर्मी। और अभी समय क्या हो रहा है कि जो ये जातीय समूह है इनके बीच और इनके बीच एक गठबंधन बनता दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चूंकि ये जो बहुत सारे जातीय समूह हैं वो और ये पीपल्स डिफेंस फोर्स है, तो इन दोनों के बीच जो है एक गठबंधन बनता दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों के बीच एक असहमति बनती दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो म्यांमार आर्मी है इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। तो हो क्या रहा है कि अब चूंकि इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है और बहुत बड़ी जनता, भाई इनके भी बहुत सारे सपोर्टर हैं, इनके भी बहुत सारे सपोर्टर हैं, ऐसी स्थिति में इन लोगों का पलड़ा जो है, इनका जो पक्ष है वो मजबूत हो रहा है। और अभी न्यूज़पेपर में, मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि कई जगहों पर आर्मी वालों को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। बहुत सारे जो आर्मी के पोस्ट हैं, जो उनके चेक पॉइंट्स हैं या जो उनके जो जहां पर आर्मी वाले रह रहे हैं, तो वहां पर लोगों ने हमला किया इन दोनों ग्रुप्स ने मिलकर के, और इन्हें भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। और बहुत सारे सैनिक, तो 30-40 सैनिक भारतीय सीमा के अंदर भी आ गए थे, फिर बाद में हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो सिविल वार है ना, वो म्यांमार की जो सीमा चीन की तरफ लगती है वहां भी वो फैल रहा है। और ये जो रखाइन प्रांत है जो कि भारत के बिल्कुल नजदीक है, तो वहां भी फैल रहा है। तो इसीलिए क्या है कि अब इनकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा कमजोर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आर्मी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी म्यांमार में जो सिविल वार चल रहा है इसमें 3 समूह शामिल हैं, और ये 3 समूहों के बीच इस समय सिविल वार चल रहा है। और इन तीनों समूहों में जातीय समूह और पीपल्स डिफेंस फोर्स में एक गठबंधन बनता दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो म्यांमार आर्मी है ये अपने में अलग थलग पड़ती जा रही है, और इनकी स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिनारियो है, जो पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है, जो पूरा का पूरा जो वहां पर इतनी उथल पुथल चल रही है, इनमें मेन प्लेयर तो यही है। अगर ये गड़बड़ी ना किए होते तो आज म्यांमार को ये दिन न देखना पड़ता, और म्यांमार में स्थिति जो है बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो ये तो रहे कि इस सिविल वार में शामिल जो विभिन्न ग्रुप्स हैं ये 3 हैं, और इन्हीं के बीच अब सिविल वार चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी हालांकि इनमें कोई सुलह समझौते की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, और कोई देश अभी इस स्थिति में है भी नहीं कि इनके बीच सुलह समझौता करा सके। चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, या चाहे वो वेस्टर्न फोर्सेस हो, क्योंकि इतने लंबे समय से सिविल वार चल रहा है।
प्रयास तो सबने किए होंगे भाई, भारत ने प्रयास किया है, चीन ने भी प्रयास किया है, लेकिन अभी तो कुछ कंक्रीट उभर करके आया नहीं सामने। अभी तक शांति की दिशा में कोई एक जो होती है ना बहुत एक अच्छी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हम निष्कर्ष स्वरूप ये कह सकते हैं कि अभी म्यांमार में जो सिविल वार चल रहा है, उस सिविल वार में जो सिचुएशन है, फिलहाल कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो म्यांमार में जो संघर्षरत पक्ष हैं, जो गृह युद्ध में शामिल विभिन्न पक्ष हैं, इनके बीच सुलह समझौता करा सके, इनके बीच कोई मतलब कि जैसे एक वार्ता होती है वो संपन्न करा सके। तो चूंकि चीन जो है, देखिए चीन ने भी प्रयास जरूर किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इसलिए चीन ने प्रयास किया होगा क्योंकि चीन जो है भाई म्यांमार में काफी निवेश किया है, काफी पैसा लगाया है, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी हिस्सा म्यांमार है। तो चीन के जो संबंध है वो म्यांमार के जातीय समूहों से भी हैं, आर्मी से भी हैं। उन्होंने प्रयास किया होगा कि शांति आए, तो जो विकास के कार्य हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और तेजी से पूरे होंगे। तो हालांकि चीन ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन चीन को भी इस संबंध में सफलता नहीं मिली, और ये जो गृह युद्ध चल रहा है अभी बदस्तूर जारी है। अभी ये कितना लंबा चलेगा, ये किस दिशा में जाएगा, कौन सा मोड़ लेगा, कैसी सिचुएशन बनेगी और हिंसा बढ़ेगी, क्या होगा, वो देखने वाली बात होगी। और जहां तक भारत की बात है जहां तक भारत की बात है, तो भारत ने भी अपने स्तर से प्रयास किया है, क्योंकि हमारे जो मतलब कि जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो रक्षा सचिव हैं, वो म्यांमार का दौरा किए, वो भाई अपने स्तर से बात किए होंगे, लेकिन भारत को भी इस संबंध में कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, और चीजें अभी सिविल वार चल ही रहा है। और रही बात जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं, जो पश्चिमी शक्तियां हैं, इन्होंने भी प्रयास किया होगा। अब चूंकि म्यांमार के ऊपर पश्चिमी शक्तियों ने, अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और तमाम सारे देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो इस स्थिति में वो बहुत ज्यादा मध्यस्थता करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि म्यांमार तो खुद ही इनका विरोधी बन बैठा है इस समय, और इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगाए हैं म्यांमार के ऊपर। तो चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे वेस्टर्न फोर्सेस रही हो, सब ने अपने अपने तरीके से जितना भी हो सका है उसको समाप्त करवाने की कोशिश किया, या मान लीजिए कि अपना कुछ एफर्ट लगाया, लेकिन किसी को सफलता हाथ नहीं लगी। तो अभी म्यांमार में इस समय जो सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में वो सिविल वार अभी कितना लंबा खींचेगा, अभी वो किस दिशा में जाएगा, क्या अभी जैसे ये थोड़े मोड़े हिंसा के साथ चल रहा है ऐसे ही चलेगा, या इसमें कुछ तीव्रता आएगी, वो कौन सा रूप अख्तियार करेगा, किस दिशा में जाएगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो अभी सुलह समझौते की कोई उम्मीद नहीं है, सुलह समझौते की अभी कोई उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं कि ये आगे चल करके कौन सा रूप अख्तियार करता है, और आगे क्या क्या चीजें घटित होती हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, सारांश में हम ये कह सकते हैं कि अभी इस समय फिलहाल दुनिया में कोई भी ऐसा देश, दुनिया में कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो म्यांमार में चल रहे सिविल वार को समाप्त करवा सके, सिविल वार में इंडल जो विभिन्न समूह हैं उनके बीच कोई सुलह शांति करवा सके, कोई समझौता करवा सके। तो ये नियर फ्यूचर देखने की बात होगी कि म्यांमार में जो ये प्रॉब्लम्स है, स्पेशली आर्मी की वजह से, उन्हें कब समझ आती है और कब देश में शांति स्थापित होती है। जो निरीह लोग परेशान हो रहे हैं वो अपने देश में ही, बहुत सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं इस समस्या की वजह से, इस संकट की वजह से, उसका अंततः क्या समाधान निकलता है
तो ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि ये जो वहां का मिलिट्री जुंटा है म्यांमार का, जो वहां का जो सैनिक शासन है, जो सैन्य शासक हैं, तो उनको ये कब समझ में आता है कि भाई हमने गलत किया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। देश हमारे इस गलत फैसले की वजह से देश कितनी समस्या का सामना कर रहा है, भाई सामान्य लोग परेशान हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं अपने देश में, तो ये नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अब भाई उन्होंने किया, तो ये देखने वाली बात होगी कि म्यांमार का जो सिविल वार है वो किस करोड़ बैठता है, आगे कौन सा रूप अख्तियार करता है, वो देखने वाली बात होगी। तो मित्रों देखते हैं कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ शीघ्र हो जाएगी और नेता लोग आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे। लेकिन अब ये करना तो उन्हें है। अब देखिए भाई, चूंकि पिछले 2 वर्षों से 21 से शुरू हुआ, 22-23 लगभग 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से अधिक हो गए, तो ये सिविल वार चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे पड़ोस में शांति स्थापित हो जाएगी और देखने वाली बात होगी कि भाई कब होता है। तो मित्रों आज बस यहीं तक, और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे किसी नए विषय पर, किसी करंट टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।